ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी की हत्या कर दी गई और ये हमला इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया है। इस बड़े हमले में 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया है। ये इसके अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल्स इत्यादि के प्रयोग के द्वारा जो है ईरान के अंदर के बहुत सारे टारगेट्स को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया है। इस हमले से पहले जो खमैनी का आवास है, उसकी शुरुआत में पहले हमले से पहले की तस्वीरें और बाद की तस्वीरें इस हमले की बर्बरता को बयान करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अली खमैनी के जो इस आवास पे 200 से ज़्यादा बम मारे गए और इतने ज़्यादा बमों का प्रयोग करने से ये स्पष्ट हो गया कि जो इस हमले का उद्देश्य था, प्राइम टारगेट था कि अली खमैनी को हर हालत में उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए, यानी कि उनके बच के निकलने का कोई भी चांस जो है अमेरिका और इजराइल नहीं रखना चाहते थे। इसलिए इस हमले की तैयारी बहुत अच्छी तरह से की गई थी और इजराइल और अमेरिकी सेनाओं ने मिलकर जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसने मिडिल ईस्ट में जो शक्ति संतुलन है उसको पूरी तरह से बदल दिया है। तो ये जो हमला है, नॉर्मली जब भी किसी टारगेट को एक्वायर करना होता है और इस केस में तो टारगेट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टारगेट था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट था। तो ऐसे टारगेट्स की पहले रेकी करने के लिए, पहले उसके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है और उसी तरह से अमेरिका ने अपने सैटेलाइट के ज़रिए इज़राइल के साथ मिलकर सबसे पहले ईरान के अंदर मौजूद जितने भी प्राइम टारगेट्स थे। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अली खमैनी की मृत्यु हुई, लेकिन ध्यान देने लायक बात है, अली खमैनी तक पहुंचना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। क्योंकि ईरान में अगर आप पहुंचना चाहते हैं अली खमैनी तक, तो आप मिसाइलों के ज़रिए पहुंच सकते हैं और ईरान के पास S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। फिर आप एयरक्राफ्ट के ज़रिए पहुंच सकते हैं, लेकिन उन एयरक्राफ्ट्स को गिराने के लिए जगह-जगह पर रडार स्टेशंस लगे हुए हैं, जगह-जगह पर एंटी शिप मिसाइल्स लगी हुई हैं, एंटी एयर मिसाइल लगी हुई हैं, जो कि हवा में उड़ते हुए किसी भी विमान को मार के गिरा सकने में सक्षम थी। तो सबसे पहले रास्ते को सैनिटाइज करना ज़रूरी था और इसके लिए रास्ते में मौजूद जितने भी सेंसिटिव टारगेट थे, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते थे, उनकी पहले से मैपिंग करने की आवश्यकता और इसलिए इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो है सैटेलाइट इमेजिनरी ने। फिर सैटेलाइट इमेजिनरी के साथ-साथ जो ग्राउंड बेस्ड है, अगर हम ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस की बात करें तो सीआईए और मोसाद, जो कि अमेरिका और इज़राइल की जो जासूसी एजेंसीज़ हैं, इनके जो एजेंट्स हैं, पिछले कई सालों ने इन्होंने ईरान के अंदर अलग-अलग जगहों पर ये घुसपैठ कर चुके हैं। ये बड़ी प्राइम पोजीशंस पर हैं और इनके द्वारा जो ग्राउंड इंटेलिजेंस लगातार इज़राइल और अमेरिका को दी जा रही थी, उससे खमैनी के हर पल के मूवमेंट को, वो कहाँ है, इस वक़्त क्या कर रहे हैं, किस घर में हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी जगहें बदलते रहते थे। तो ऐसी स्थिति में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अमेरिका और इज़राइल को हरदम पता था कि अली खमैनी किस जगह है, ताकि जब हमला किया जाए तो उनके बचने की कोई आशा ना करो। तो ये इसमें ग्राउंड इंटेलिजेंस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। फिर जब पूरी तरह से अमेरिका और इज़राइल आश्वस्त हो गए कि अली खमैनी इस वक़्त कहाँ पर है और सारे के सारे जितने भी प्राइम टारगेट्स हैं उनको लोकेट कर लिया गया, उसके बाद हमले की शुरुआत की गई। इस हमले में 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स का यूज़ किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट जो इस हमले में निकल कर सामने आया है, वो है F-35 इज़राइल का। इज़राइल ने इसे अमेरिका से परचेज़ किया। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से जब परचेज किया इजराइल ने, तो इसको कहा जाता है कि विश्व का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट है। फिर भी इजराइल इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। उसने अमेरिका के साथ मिलकर इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों में परिवर्तन किया। इस वजह से ये F-35 एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल का, इसकी रेंज बढ़ गई, इसकी स्टेल्थ क्षमता बढ़ गई और ये लंबे समय तक हवा में रहने के बावजूद भी इसको किसी भी रडार से पकड़ना बड़ा ही मुश्किल था। तो सबसे पहले जो F-35 एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने रास्ते में पहुंचकर जितने भी रडार साइट्स थी, जहाँ जो मिसाइल साइट थी, उनको क्लियर करना शुरू किया और साथ ही साथ F-35 के साथ अन्य तरह के जो प्लेन, जैसे कि F-15 प्लेन है और F-18 अमेरिका के प्लेन है, इन्होंने अपने जो प्रिसीजन बॉम्ब्स हैं उनके ज़रिए रडार साइट्स और जितने भी तरह की मिसाइल साइट्स हैं सबको नेस्तनाबूद किया। फिर माना जाता है कि अली खमैनी के ऊपर जब हमला हुआ तो उसमें स्पाइस बॉम्ब्स का यूज़ किया गया।
ऐसी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। स्पाइस बम बड़े ही लीथल बम्स है, एक तरह से कह सकते हैं स्मार्ट बम। एक बार रिलीज किए जाने के बाद इन बम को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता, इनको जाम नहीं किया जा सकता है। चाहे आप जीपीएस बंद कर दीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, स्पूफिंग कर दीजिए, कैसा भी कुछ करिए, एक बार ये बम रिलीज हो गया तो अपने टारगेट पर जाकर लगता है। और पहलगाम हमले में जब इसे के बाद इंडिया ने इन्हीं बमों का प्रयोग किया था पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके बाद अगर हम देखते तो इंडिया इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा वार्ता में रहा और उसने स्पाइस बॉम्ब्स इजराइल से परचेज भी किए, ताकि भविष्य में जितने भी हमारे ऑपरेशन हो उनमें बार बार इस तरह के बमों की यूज़ किया जा सके। तो हम देखते हैं चाहे इंडिया हो चाहे इजराइल हो, उनकी डिपेंडेंसी इस तरह के स्मार्ट बॉम्ब्स पे बहुत ज़्यादा रही है। और इस हमले के बाद तो ये सिद्ध भी हो गया कि इस तरह के बॉम्ब्स जो कि नंबर में यानी संख्या में जिनको कम डालना पड़ता है, लेकिन वो अपने चूंकि टारगेट से जाके टकराते, इसलिए टारगेट के बचने की संभावना लगभग नगण्य हो सकती है। फिर इसमें यह भी कहा गया जा रहा है, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसमें जीबीयू बंकर बस्टर, जीबीयू 57 बंकर बस्टर का भी प्रयोग किया गया। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है इस हमले में केवल छोटे विमानों का नहीं, जबकि विश्व का सबसे भारी भरकम अमेरिकी विमान B2 का भी प्रयोग किया गया है। तो जीबीयू का अगर एक बार प्रयोग कर दिया गया तो ये तो कई 100 मीटर जमीन के अंदर जाकर भी, अगर खमैनी किसी बंकर के अंदर भी थे अपने घर के अंदर, तो भी अगर बंकर बस्टर का प्रयोग कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे अगर टारगेट मौजूद है तो उसका बचना संभव नहीं था। साथ ही साथ इस हमले में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने बहुत सारी मिसाइलों का प्रयोग किया और उसमें सबसे ज्यादा बड़ा नाम आ रहा है टॉम हॉक मिसाइल। सब सोनिक मिसाइल है, हवा में अगर कहें जमीन से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और इस मिसाइल को किसी भी रडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो लगभग ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको तो पता ही नहीं था, उनको खबर ही नहीं हुई कि कब ये विमान आए, कब इन्होंने तबाही मचाई, कब ये मिसाइलें आई, क्योंकि उनकी रडार स्क्रीन पे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। साथ ही साथ रडार ऑपरेटर्स जो भी ईरान के थे, उनको परेशान करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए रीपर्स ड्रोन्स का यूज़ किया गया। इन्होंने ऐसे सिग्नेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रिलीज़ किए, जिसकी वजह से बहुत सारे रडार या तो जाम हो गए और जो जाम नहीं भी हो, उन्हें तो मल्टीपल टारगेट्स हवा में दिखाई देने लगे। यानी कि असली टारगेट कौन है और फेक टारगेट कौन है, इसका पता लगाना ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के लिए लगभग असंभव हो चुका। तो इस तरह से जो ये हमला अंजाम दिया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि 200 से ज़्यादा बॉम्ब्स एयरक्राफ्ट्स का यूज़ किया गया, अलग-अलग तरह के बॉम्ब्स का यूज़ किया गया। अलग-अलग तरह के तेहरान, इस्फ़ान, नाताज़ जैसी जगह जो प्राइम टारगेट्स थे, जिनके बारे में कहा जाता है अगर इनको गिरा दिया जाए, इनको नष्ट कर दिया जाए, तो ईरान घुटनों पर आ जाए। सब पे बहुत तबीयत से बमबारी की गई। इतनी बमबारी की गई कि शायद ही अब इस जगह पर कोई भी सर्वाइव कर रहा हो। इसमें अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से प्लेन्स लॉन्च किए। टॉमाहॉक मिसाइलें, क्रूज़ मिसाइलें लॉन्च की हैं। इसमें तरह-तरह की जो टॉमाहॉक क्रूज़ मिसाइल के साथ-साथ रीपर्स ड्रोन्स का यूज़ किया गया। तो इस तरह का अगर हम देखते हैं कि जब इस तरह से प्लानिंग करके हमले किए जाते हैं, तो सामने वाले दुश्मन के पास संभलने का कोई मौका ही नहीं रहता। तो ये हमला अपने आप में बहुत ही खतरनाक हमला रहा था और इससे मिडिल ईस्ट की सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि अयतुल्ला अली खमैनी की मृत्यु हो गई है। ये भारत के लिए बड़ी चिंता की विषय है। ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और जब से ये हमला हो रहा है और जब से ये हमला चल रहा है, तब से अगर आप देखेंगे तो ईरान का पूरा एयर स्पेस जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अब बंद कर दिया गया है। तो जो हवाई जहाज ईरान से होकर गुजरते थे हमारे यूरोप जाने के लिए, वो सारी की सारी एयरलाइंस को एक लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। यात्रियों के लिए असुविधा बढ़ गई है। साथ ही साथ एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्ट वो बढ़ती जा रही, क्योंकि अब एयरलाइंस को फ्यूल ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। फिर ईरान को हम कहते हैं कि ईरान जो है विश्व में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल पैदा करने की फैक्ट्री है। यहाँ की ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है और ये क्रूड ऑयल पर्शियन गल्फ से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दरवाज़ा है ईरान तक पहुँचने का, वहाँ से होता हुआ गुजरात की ऑयल रिफाइनरी तक जाता है। साथ ही साथ ये विश्व के बहुत सारे देश इस तेल को परचेज कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब युद्ध चल रहा है, ईरान और इस पर्शियन गल्फ के एरिया में युद्ध चल रहा है, दुबई तक पे खबर आई कि दुबई तक में मिसाइलें गिरी हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान दुबई के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है।
तो ऐसी स्थिति में अब क्रूड ऑयल जो है पर्शियन गल्फ से निकलकर तो कहीं बाहर जाने वाला नहीं। इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि विश्व के मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो बेतहाशा बढ़ने की संभावना है। और कच्चे तेल की कीमत जब जब बढ़ती, चूंकि इंडिया को ये तेल इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करना पड़ता है, अगर ये कीमतें महंगी हो जाती हैं तो जाहिर सी बात हमें ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं और इसका सीधा असर रुपए पे पड़ता है। रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। रुपया पहले ही गिर रहा है और ऐसी स्थिति में हमारे पड़ोस में जब इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो इसका असर रुपए पे कोई पॉजिटिव नहीं होने वाला है। रुपया पहले से और गिरने की संभावना है। शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में जो निवेशक हैं वो तो एकदम घबरा के बैठे हैं कि जब ये इस तरह से हमले हो रहे हैं और कितने दिन तक ये युद्ध चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना है। इसके बारे में विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सोमवार को जब शेयर मार्केट ओपन होगा तो इसकी पूरी संभावना है कि सेंसेक्स और निफ्टी वो डाउन जाए और हो सकता है कि एक ही दिन में निवेशकों के बहुत सारे पैसे हजारों करोड़ रुपए तक जो है जल के स्वाहा हो जाए। फिर जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट महंगी होती है। इंडिया में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, एग्रीकल्चर में डीजल लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में डीजल लगता है, ट्रक्स के चलने के लिए डीजल लगता है। और जब ये डीजल और पेट्रोल महंगे होते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बढ़ती है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? जब वो कॉस्ट बढ़ती है तो वो आपके फलों और सब्जियों, अनाज जिनके ट्रांसपोर्टेशन में उन ट्रक्स का यूज़ हो रहा है वो कॉस्ट उसमें जुड़ जाती है। तो फल, सब्जी और जितनी भी खाद्यान्न पदार्थ हैं उनकी कीमतें मंडी में बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है। फिर जब से ये खबर आई है तब से हम देख रहे हैं कि भारत के कई हिस्सों में, कश्मीर में और भारत के अन्य हिस्सों में जो धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन हिंसक होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बहुत ज़्यादा टाइटली इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। देखिए, आजकल दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी एक देश में होने वाली तबाही का असर दूसरे देश पे ज़रूर पड़ता है, कम पड़े, ज़्यादा पड़े, लेकिन असर ज़रूर आता है। और भारत इससे अछूता देश नहीं है। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारी इकोनॉमी है, हमारी खुद की अपनी सुरक्षा है। वो सारी की सारी चीज़ें जो है अब उनको फिर से रिकैलकुलेट और रिकैलिब्रेट करने की आवश्यकता है। भारत की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सारी की सारी अलर्ट पर हैं। इसके अलावा हमारा विदेश विभाग बहुत क्लोजली काम कर रहा है तीनों देशों के साथ, क्योंकि ये जो तीन देश हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका, इसमें से कोई भी हमारा दुश्मन देश नहीं। तीनों ही देशों के साथ हमारे मैत्री संबंध हैं, तीनों हमारे मित्र राष्ट्र हैं। और भारत के नज़रिए से देखें तो उसके तीन दोस्तों में लड़ाई चल रही है और जिसमें भारत किसका पक्ष ले या किसका विपक्ष ले, ये भारत के लिए बड़ी भारी समस्या बनकर आई है। फिलहाल भारत सरकार वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है और देखते हैं ऊंट किस करवट बदलेगा। लेकिन ये जो हमला हुआ है इससे वास्तव में मिडिल ईस्ट और इंडिया के क्षेत्र में अगर हम कहें तो अस्थिरता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक मुलाकात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।